हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने देखा था कि शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने बताया था कि STD 2019 के अभ्यर्थियों की बहाली वह अगले वर्ष यानी कि पंचायत चुनाव के बाद ही आरंभ कर पाएंगे। तो जहां एक तरफ STD अभ्यर्थी यह उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अगले वर्ष उनकी बहाली जो है वो शुरू हो पाएगी, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिहार के अतिथि शिक्षक भी अब इस तरह की मांग करने लगे हैं कि उनकी सेवा को अब नियमित कर दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में यानी बिहार के सरकारी स्कूलों में +2 स्कूलों में इतने पद रिक्त हैं, तो वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जाती है और काफ़ी समय से अतिथि शिक्षक वहाँ बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो उनकी अब ये मांग सामने आ रही है कि वह चाहते हैं कि उनकी सेवा को अब नियमित यानी परमानेंट कर दिया जाए। तो इससे संबंधित खबर भी आज के अखबारों में प्रकाशित है। पहले उसकी तरफ चलते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। लिखा गया है कि शिक्षा मित्रों की तरह सेवा नियमित करने की अतिथि शिक्षकों की मांग, क्योंकि आपको बता दें कि साल 2003 में शिक्षा मित्रों की बहाली की गई थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। उसके बाद उन्हें परमानेंट यानी नियमित कर दिया गया था। तो उन्हीं की तर्ज पर अब अतिथि शिक्षकों की भी ये मांग सामने आई है कि उनकी सेवा को भी नियमित किया जाए। सरकारी +2 स्कूलों के अतिथि शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि शिक्षा मित्रों की तरह ही उनकी सेवा को भी नियमित कर दिया जाए। अतिथि शिक्षक संघ की पटना जिला इकाई में बैठक हुई थी कल, और उसी बैठक में शामिल अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि जब 11 माह अनुबंध पर यानी कि 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइमरी मिडिल स्कूलों में रखे गए शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाकर उनकी सेवा नियमित की जा सकती है, तो उनकी क्यों नहीं। तो यहाँ पर साल 2003 में जो शिक्षा मित्र रखे गए थे 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर, बाद में उनके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया गया था और फिर धीरे धीरे करके उनकी सेवा को परमानेंट यानी नियमित कर दिया गया। तो अब इसके साथ ही अतिथि शिक्षक भी अब यह मांग कर रहे हैं कि उनकी सेवा को परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। साथ ही अतिथि शिक्षकों ने लॉकडाउन अवधि के लिए भी पारिश्रमिक के भुगतान की मांग की है। तो अगर सरकार यानी बिहार सरकार अतिथि शिक्षकों की मांग को मान लेती है, तो फिर STD पास जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी बहाली को लेकर सरकार अब क्या करेगी, क्या सोचेगी, इस पर भी सरकार को फैसला लेना है। यानी कि बिहार सरकार ने अगर देखा जाए तो सभी तरह के शिक्षकों को बहाली के नाम पर फंसा कर रखा हुआ है। जैसे कि STD अभ्यर्थी भी लगातार अपनी बहाली को लेकर, सर्टिफिकेट को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं, और बहाली के लिए तो सरकार के पास ये एक्सक्यूज़ है कि छठा चरण चल रहा है, उसके बाद पंचायत चुनाव का बहाना है, उसके बाद और वो ये कह रहे हैं कि जनवरी-फरवरी में बहाली शुरू करेंगे। लेकिन STD सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी बयान या कोई भी अधिसूचना जारी नहीं हो रही है। तो इसलिए बिहार में शिक्षक बनने की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है, चाहे आप अतिथि शिक्षक हो या फिर STD पास अभ्यर्थी हो। यहाँ तक कि STD 2011 के भी कुछ अभ्यर्थी हैं जिनको आज तक भी नौकरी नहीं मिल पाई है। अब बात करते हैं छठे चरण के नियोजन में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बारे में। मधुबनी जिले से ये कार्यालय आदेश निकलकर आया है, जहां लिखा गया है कि अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के पत्रांक से प्राप्त निर्देश के आलोक में यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें कि DPO यानी कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा कार्यालय में जमा द्वितीय और प्रथम चक्र के काउंसलिंग की प्रक्रिया के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। यानी कि प्रमाण पत्रों को किस तरह से सत्यापन कराया जाना है वो यहाँ पर मधुबनी जिले के लेटर में लिखा गया है। तो इसी लेटर को आधार मानकर अन्य जिले भी चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ब्रीफ में कि इसमें क्या कुछ लिखा गया है, किस तरह से सत्यापन कराया जाएगा। सबसे पहले पॉइंट में लिखा गया है कि नियोजन इकाई द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मधुबनी कार्यालय में एक कोषांग का गठन किया जाता है, यानी कि एक कमेटी बनाई गई है, जिसके तहत सारे ये जो भी आवश्यक उपकरण हैं वो कोषांग उपलब्ध कराएगा और इसमें किसी अन्य कार्य की अनुमति नहीं की जाएगी। फिर आगे लिखा गया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कार्यालय में लिपिक द्वारा सभी प्रमाण पत्रों को नियोजन इकाईवार फोल्डर तैयार किया जाएगा और उसके फलस्वरूप फिर आगे जो है जांच करवाई जाएगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपने सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी इस काम में लगाएगा। तो आगे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अलग अलग जो है कर्मियों को अधिकृत किया है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कराने के लिए। तमाम बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। फिर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों के अंकों का मिलान किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के मेधा अंकों का भी फिर से मिलान किया जाएगा और किसी तरह की भी गलती पाई जाने पर जो है संज्ञान में वह बात लाई जाएगी।
इसके अलावा नेक्स्ट पेज पर देखें तो मदरसा शिक्षा बोर्ड, संस्कृत शिक्षा बोर्ड से पास किए गए उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु भी कुछ पदाधिकारियों कर्मियों को अधिकृत किया गया है। फिर विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी अलग अलग पदाधिकारियों द्वारा कराया जाना है, क्योंकि प्रधान सचिव द्वारा निकाले गए लेटर में ये साफ साफ लिखा था कि अलग अलग राज्य के बोर्ड, बिहार बोर्ड के अलावा अलग अलग राज्य के विश्वविद्यालयों की जांच भी कर्मियों द्वारा कराई जानी है। और इसके साथ यह भी लिखा गया था कि एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो बाकी हमारे आय प्रमाण पत्र या फिर आवासीय प्रमाण पत्र है उनकी भी जांच की जानी है। तो उसकी भी व्यवस्था मधुबनी जिला द्वारा कुछ अधिकारियों को नियुक्त करके की गई है। तो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त नियुक्ति हेतु अन्य प्रमाण पत्र जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि के सत्यापन भी करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। लिखा गया है कि जिले के अंदर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मधुबनी के द्वारा संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से किसी कर्मी को अधिकृत करते हुए प्रखंड के प्रखंड कार्यालय व अगल कार्यालय से उसका सत्यापन कराकर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। और जिले के बाहर के अभ्यर्थियों के जाति व आवासीय प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए भी डीपीओ कार्यालय स्थापना मधुबनी द्वारा अपने कार्यालय के कर्मियों को अधिकृत करते हुए सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव भी अभी संचालित है, तो इसलिए यहाँ पर यह निर्देश भी दिया गया है कि चुनाव हेतु कार्य संपन्न होने की तिथि को छोड़कर अन्य सभी कार्य दिवसों को प्राथमिकता के आधार पर उक्त कार्य को संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मधुबनी जिले से ये लेटर निकलकर सामने आया है कि किस तरह से चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। लेकिन 3 पेज के लंबे से इस पत्र में कहीं भी यह बात नहीं लिखी गई है कि कितने दिनों के अंदर यह वेरिफिकेशन कंप्लीट कराना है, क्योंकि हमने देखा था कि प्रधान सचिव संजय कुमार की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था उसमें भी कोई डेडलाइन, कोई भी समय सीमा नहीं दी गई थी कि कितने दिनों के अंदर ये वेरिफिकेशन पूरा कराया जाना है। साथ ही छठे चरण में तीसरे राउंड की काउंसलिंग को लेकर भी अभी शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी ऐसी अधिसूचना अपडेट जारी नहीं की गई है, तो उम्मीद है इसमें अभी थोड़ा सा डिले और होना बाकी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लगातार यह बातें भी चल रही हैं कि संजय कुमार द्वारा जारी पत्र को संशोधित भी किया जा सकता है, यानी कि सत्यापन करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करने हेतु एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी कि 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए। तो उसको लेकर भी संशोधित पत्र जो है जारी किया जा सकता है, तो उसके बारे में भी आपको लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। और छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो, इसी वर्ष पूरी हो जाए, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र इत्यादि मिल जाए। उसके बाद ही सरकार 7वें चरण की शिक्षक बहाली आरंभ करेगी, जैसा कि हम आपको बार बार बताते आए हैं। और जनवरी फरवरी में बार बार शिक्षा विभाग का कहना है कि वह 7वें चरण की बहाली को आरंभ करना चाहते हैं, तो उससे पहले छठा चरण कंप्लीट होना अति आवश्यक है, तभी 7वें चरण की बहाली स्टार्ट हो सकेगी। और जितने भी जो पद हैं वो रिक्त रह जाएंगे, वो आगे 7वें चरण में जाकर फॉरवर्ड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी ये रिक्तियाँ, तो उसी आधार पर सरकार बहाली आरंभ कर पाएगी। तो बिहार में चल रही शिक्षक बहाली की तमाम अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।